हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जब हम अपना आईटीआर फॉर्म किसी से भरवाने जाते हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि रिफ़ंड कितना बनेगा। आज के वीडियो में हम आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपकी जो सैलरी इनकम होती है, जो आपको फॉर्म 16 मिलता है, उसमें आपको कितना टीडीएस रिफ़ंड क्लेम करना चाहिए, क्या लीगल है, क्या इलीगल है। बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड भी कर देते हैं, आपका फुल टीडीएस रिफ़ंड बना देते हैं। आज के वीडियो में सारी बातें डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ आपको अपने आईटीआर में दिखानी है और क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है कि आपको कोई भी नोटिस ना आए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। फॉर्म 16 के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपकी टीडीएस की डिटेल्स होती हैं कि आपको ड्यूरिंग द ईयर कितना अमाउंट एज अ सैलरी मिला है, जो कि यहाँ पर लिखा होता है अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, ये क्वार्टर वाइज लिखा होता है। और दूसरे कॉलम में यहाँ लिखा होता है अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, कितना टैक्स आपका ड्यूरिंग द ईयर डिडक्ट हुआ और कितना गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाया गया। अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और अमाउंट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड ये दोनों सेम होने चाहिए। पार्ट बी में आपकी सैलरी की डिटेल्स होती हैं। पार्ट बी में होता है कि कितनी आपको ग्रॉस सैलरी मिली, कितने अलाउंसेस आपके एग्जाम्प्ट हुए। अगर कोई अलाउंसेस एग्जाम्प्ट है तो वो यहाँ पर फॉर्म 16 में मेंशन्ड होते हैं ऑलरेडी। एचआरए में आपको कितना एग्जाम्पशन मिला, अगर आप हाउस रेंट पे करते हैं तो उसका एग्जाम्पशन आपको यहाँ एम्प्लॉयर दे देता है, अगर आपने अपनी रिसिट्स सबमिट की हुई हैं एम्प्लॉयर को। इसके बाद टोटल डिडक्शंस, अगर आपका होम लोन है तो वो भी आप अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करते हैं। और ये सारी रिपोर्टिंग आपको करनी होती है, जो कि कंपलसरी है हर कंपनी में। 31 मार्च से पहले आपको ये सारी इन्फॉर्मेशंस अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करनी होती हैं कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट्स हैं या फिर कितने डिडक्शंस आपको क्लेम करने हैं, जिसकी रसीदें आप एम्प्लॉयर को सबमिट करते हैं। और उसी के बेस पर आपका एम्प्लॉयर ये फॉर्म 16 ड्राफ्ट करता है। अगर कोई होम लोन इंटरेस्ट है तो वो भी फॉर्म 16 में होता है। अगर आपने एम्प्लॉयर को डिटेल्स सबमिट नहीं की हैं तो आप एडिशनल यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उसकी रिसिट होनी चाहिए। रिसिट आपको बैंक से मिलती है कि कितना इंटरेस्ट अमाउंट है और कितना प्रिंसिपल पोर्शन है। इसके बाद इसमें नीचे यहाँ पे डिडक्शंस होते हैं। 80C है, 80D है, 80DDB है, 80CCD1B है, 80CCD1 है। तो ये सारे डिडक्शंस भी आपके यहाँ फॉर्म 16 में दिए होते हैं, जिनकी रसीदें आपने अपने एम्प्लॉयर को सबमिट की हैं। इसके बाद नीचे आपका यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट होकर आता है, ये आपका इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे कैलकुलेट होता है कि आपकी कितनी सैलरी है और आपने कितनी रसीदें अपने एम्प्लॉयर को सबमिट की हैं। उसके बेस पर यहाँ पे कैलकुलेशन की जाती है कि आपका ड्यूरिंग द ईयर कितना टैक्स बन रहा है। फॉर्म 16 यहाँ नेट टैक्स पेबल पर एंड हो जाता है। कितना टैक्स जमा करवाया गया वो आपको पार्ट ए में दिखेगा। साथ ही ये जो टैक्स का अमाउंट है कि कितना टैक्स पे करवाया गया, वो आपको अपने फॉर्म 26 AS में भी मिल जाता है। तो फॉर्म 16 में आपको दोनों चीज़ें मिल गई कि आपकी सैलरी कितनी है और उस पर आपका टैक्स कितना बना। अब आप जब किसी के पास अपनी आईटीआर को फिल करवाने जाते हैं तो अगर इन डिडक्शंस के अलावा आपके कोई और डिडक्शंस हैं जो कि आप एम्प्लॉयर को सबमिट करना भूल गए थे और जिनकी आपके पास प्रॉपर सपोर्टिंग्स हैं, अगर वो आप यहाँ पर एडिशनल अपने आईटीआर फॉर्म में दिखा देते हैं तब तो आपका रिफ़ंड बनेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई सपोर्टिंग्स नहीं है तो फिर आपका कोई भी रिफ़ंड नहीं बनता है। और ये जो टैक्स पेबल यहाँ फॉर्म 16 में दिख रहा है वही आपका टैक्स है, और इस सिचुएशन में आपका कोई भी रिफ़ंड नहीं बनता है। और ये एक इलीगल वे है अपने रिफ़ंड को क्लेम करने का। इसके बाद कुछ लोग अलाउंसेस का एग्जाम्पशन भी क्लेम करते हैं। अलाउंसेस में चलते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो या फिर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ हो, सभी को अपनी सैलरी स्लिप में कुछ ना कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। यहाँ पर हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के कुछ अलाउंसेस के बारे में बात की है, जैसे कि उन्हें डीए मिलता है, कन्वेंस अलाउंस मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, ओवरनाइट अलाउंस है या फिर जिसे नाइट ड्यूटी अलाउंस भी कहते हैं, मील अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये अलाउंसेस एग्जाम्प्ट होते हैं या टैक्सेबल होते हैं। कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो कि फुली टैक्सेबल होते हैं, जैसे कि डीए है, ये फुली टैक्सेबल है आपका। इसके बाद ओवरनाइट अलाउंस या नाइट ड्यूटी अलाउंस है, ये भी आपका फुली टैक्सेबल होता है। और कुछ अलाउंसेस इसमें से ऐसे होते हैं जो कि कुछ एक्सटेंट तक एग्जाम्प्ट होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, ये आपका 100 पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से एग्जाम्प्ट होता है और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए इसे क्लेम कर सकते हैं, यानी कि 1200 रुपये एक चाइल्ड के और 1200 रुपये दूसरे चाइल्ड के, तो टोटल 2400 मैक्सिमम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं।
और बाकी के कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि जितना आपने उसमें एक्सपेंडिचर किया है उस एक्सटेंट तक वो एग्जेम्प्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूनिफॉर्म अलाउंस है, मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म अलाउंस आपको पर मंथ 5,000 रुपये का मिलता है, तो क्या ये एग्जेम्प्ट है? ये पूरा एग्जेम्प्ट नहीं होता है, ये सिर्फ उतना एग्जेम्प्ट होगा जितने का आपने खर्चा किया है यूनिफॉर्म को बनवाने में। मान लेते हैं कि आपके पास इसकी प्रॉपर रसीदें हैं कि आपने कितना खर्चा किया यूनिफॉर्म पर, तो उस हिसाब से आपकी रसीद में जितना भी एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है जो आपने अपनी पॉकेट से खर्चा किया है उतना अमाउंट आप यहाँ से एज अ एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। यही चीज़ मील अलाउंस के साथ भी होती है, जो भी आपके पॉकेट एक्सपेंसेस हैं वो आप एज अ एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। कन्वेंस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस में भी यही चीज़ होती है कि जितना खर्चा आपने किया है उतना आप इन अलाउंसेस में से एज अ एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उसकी प्रॉपर रिसिट्स होनी चाहिए या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर बिना सपोर्टिंग्स के, बिना रिसिट्स के आप यहाँ पर कोई भी एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं अपने अलाउंसेस का, तो वो बिल्कुल इलीगल एक्ट है। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ डिडक्शंस की। एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस में क्या फ़र्क होता है? एग्जेम्पशंस वो होते हैं जो कि आपकी सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं और इंक्लूड करने के बाद आप उनमें से एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं, मतलब उन्हें माइनस करते हैं। लेकिन डिडक्शंस क्या होते हैं? डिडक्शंस वो हैं जो आपकी सैलरी इनकम में इंक्लूड नहीं है। तो डिडक्शंस के लिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस हैं, 80C, 80D, 80DDB है, 80DD है, 80G डोनेशन के लिए, 80GG रेंट पेड के लिए, 80U हैंडीकैप के लिए। तो होता क्या है कि यहाँ पर इन सेक्शंस के अंदर इमेजिनरी फिगर डाल के रिफंड को क्लेम कर दिया जाता है। इन सभी सेक्शंस के अंदर अगर आप कोई डिडक्शन दिखा रहे हैं तो आपके पास उसकी प्रॉपर रिसिट या सपोर्टिंग होनी चाहिए। 80D में मेडिकल खर्चों की सपोर्टिंग्स चाहिए हो। अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम क्लेम कर रहे हैं तो वो आपका थ्रू बैंकिंग मोड होना चाहिए। कैश में किए गए प्रीमियम को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आप 5,000 रुपये क्लेम कर सकते हैं, कैश में अलाउड है, लेकिन प्रॉपर सपोर्टिंग्स होनी चाहिए। 80DDB जो कि क्रिटिकल डिजीज़ के लिए है, 80DD ये भी अगेन क्रिटिकल डिजीज़ के लिए है, और इन दोनों सेक्शंस में डिजीज़ भी स्पेसिफाई की गई हैं। रिसेंटली हमने वीडियो अपलोड किया था कि सेक्शन 80DDB और 80DD में कौन सी डिजीज़ हैं जिनका कि यहाँ पे आप खर्चा क्लेम कर सकते हैं। इन दोनों सेक्शंस में भी अगर आप कोई एक्सपेंस दिखा रहे हैं तो आपके पास मेडिकल प्रैक्टिशनर से सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म 10I और फॉर्म 10IE में। 80G में डोनेशन आता है जिसके लिए आपके पास रिसिट होनी चाहिए डोनेशन की। 80GG में आप रेंट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन रेंट क्लेम करने से पहले आपको फॉर्म नंबर 10BA फिल करना है, जिसमें कि आप प्रॉपर्टी का एड्रेस देंगे, रेंट का अमाउंट देंगे, लैंडलॉर्ड की इन्फॉर्मेशंस देंगे। 10BA को सबमिट करने के बाद ही आप 80GG में रेंट का डिडक्शन दिखा सकते हैं। 10BA को सबमिट किए बिना ही अगर आप ये डिडक्शन दिखाएंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और जो आपका इंटीमेशन आएगा उसमें ये डिडक्शन डिसअलाउड कर दिया जाएगा। इसी तरह से 80U है हैंडीकैप के लिए, उसमें भी आपके पास मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 80C में काफ़ी सारे डिडक्शंस कवर होते हैं, होम लोन का प्रिंसिपल पेमेंट, बच्चों की ट्यूशन फीस, PPF, LIC, NSC, ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट, 5 साल के लॉक इन पीरियड वाली FDRs, ये सारे 80C में कवर होते हैं। यहाँ पर भी आपके पास प्रॉपर सपोर्टिंग्स होनी चाहिए। सो आई होप कि इस इन्फॉर्मेशन से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपके फॉर्म 16 में किस तरह से रिफंड बनता है। अगर आपके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं या सपोर्टिंग्स हैं जो कि आप फॉर्म 16 में दिखाना भूल गए थे या वो रह गए थे, तब तो आपका रिफ़ंड बनता है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर सपोर्टिंग्स अपने एम्प्लॉयर को सबमिट किए हुए हैं और उसी के बेसिस पर आपका ये फॉर्म 16 ड्राफ्ट किया गया है, तो यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है कि आपको कोई भी रिफ़ंड बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।